आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री शहजाद पूनावाला जी। नमस्कार नमस्कार, आपने स्वागत है आपका। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पहला सवाल। तो पहला सवाल तो थोड़ा पर्सनल सा है। क्या आपके चाहने वाले जानना चाह रहे थे कि जो शहजाद पूनावाला जी हैं वो जो अभी आजकल हीरो बने हुए हैं वो मेरे लिए माइक नहीं तो मेरी आवाज़ कैसे आएगी? अच्छा, ओके, ठीक है। आप फिर से शुरू करो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद बुलाने के और पहला सवाल आप पूछें। नमस्कार भैया। लिए। जी। भैया पहला सवाल तो थोड़ा पर्सनल सा ही है, क्योंकि आपके चाहने वाले जानना चाह रहे थे जो शहजाद पूनावाला जी हैं इस समय जो हीरो बने हुए हैं डिबेट में, तो मतलब जो उनका सफ़र रहा है, मतलब स्ट्रगल रहा है ज़ीरो से हीरो तक का, वो कैसा रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत वर्षों पहले जब मैं लगभग 11-12 साल का था, स्कूल की पढ़ाई वगैरह करता था, तब से ही मेरे मन में था कि सामाजिक क्षेत्र में और सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ ना कुछ योगदान देना है। पर उस समय रास्ता क्लियर नहीं था, किस दिशा में जाना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है। पर कुछ लोगों ने बोला कि आप मीडिया में जाइए। उस समय पर मीडिया में हम लोगों को बोला जाता था मत जाइए, हम लोगों को बोला जाता था साइंस की पढ़ाई कर लो, इंजीनियरिंग के लिए पढ़ लो, कुछ और एमबीए कर लो, ये हमारे लिए बोला जाता था। तो साइंस की पढ़ाई की 11वीं 12वीं में टॉप भी किया था, कॉलेज स्कूल कॉलेज दोनों टॉप किया था। उसके बाद पर मेरे मन में आया कि भाई साइंस और इंजीनियरिंग मुझे नहीं करना है, हालांकि टॉप था। पर उसके बाद मैंने कॉमर्स किया, कॉमर्स करने के बाद लॉ किया, और उसी समय पर मैंने जो युवा पॉलिटिक्स होती है उसको ज्वाइन किया। तो मैं कई वर्षों से फिर मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स, यूथ पॉलिटिक्स उससे ज्वाइन किया, और वो करते करते धीरे धीरे करते करते मैं दिल्ली आने लगा। दिल्ली में मैं अपना योगदान देने लगा, और उस तरीके से मैं सार्वजनिक या पॉलिटिकल फील्ड में मैंने एंट्री की। दिल्ली जब मैं आता था, आज से लगभग 10 वर्ष पहले, 11 वर्ष पहले, तो यहाँ पे अब कई सारे लोग जानेंगे कि महंगा होता था रहना, और मेरे पास यहाँ पे कोई घर या मकान तो है नहीं। तो जो मैं 6 महीने अपनी पॉकेट मनी बचाता था, वो पॉकेट मनी बचा बचा के 1 महीने जो पॉकेट मनी मैं यहाँ पे पीजी में घर लेता था अर्जुन नगर में, ग्रीन पार्क के पास एक एरिया है अर्जुन नगर, वहाँ पर एक छोटा सा कमरा है, इतना कमरा, ये दिखाना है इस कमरे को, इसी साइज़ का कमरा होता था। वो कमरे को मैं रेंट पे लेता था, पीजी के रूप में लेता था, और वहाँ पे रहता था, और वहाँ से एक बस पकड़ के मैं सेंट्रल दिल्ली आता था। और उस समय पर तो ये डीटीसी की अच्छी अच्छी बसेस भी नहीं थी, शीला जी की सरकार थी या उस समय शीला जी के आखिरी कुछ साल थे सीएम के, तो उस समय वो ब्लू लाइन बसेस वगैरह होती थी, तो 510 या कुछ नंबर की बस थी, तो वो बस लेकर मैं सेंट्रल दिल्ली आता था, जनपथ रोड पे उतरता था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने संघर्ष किया है, और आज भी उसी स्थिति में संघर्ष करते हुए पार्टी का काम करते हैं। बहुत बढ़िया। दो तीन चीज़ें मैंने इसमें रिलेट की कि मतलब जैसे आप कॉमर्स के भी थे तो मैं भी कॉमर्स का, आप भी बाहर से आए तो मैं भी बाहर का, मतलब काफ़ी रिलेटेबल सा लगा। भैया आप। अच्छा, सीधे मुद्दे पे आते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या मोदी जी का यह आखिरी चुनाव है? देखिए, मोदी जी का आखिरी चुनाव है या नहीं है, ये तो देश की जनता तय करेगी। पर मैं इस चुनाव को केवल इस तरीके से देखता हूँ कि एक तरफ एक मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी है, जिसके मन में देश के लिए एक मिशन भी है, एक विजन भी है, और दूसरी तरफ वो लोगों का गठबंधन है या ठगबंधन है, जो केवल एम्बिशन फॉर पोजीशन, कमीशन, डिवीजन, करप्शन, टेलीविज़न और ऑब्सेशन, ये लेकर वो आए हैं। हम मिशन और विशन लेकर आए हैं, और इस मिशन और विशन पर काम हो रहा है, इसीलिए आज 11वें स्थान से 5वें स्थान पर अर्थव्यवस्था है। आज प्रति व्यक्ति आय दुगनी हुई है। आज सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत की है। ब्राइट स्पॉट आईएमएफ कहती है। 7.2 की जीडीपी का ग्रोथ रेट है। 80 करोड़ लोगों तक हमने खाना पहुंचाया है। 12 करोड़ टॉयलेट बनाना, 3.5 करोड़ आवास बनाना, हमने किस प्रकार से 11 करोड़ घरों में नल से जल दिया है, किस प्रकार से 48 करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट बना है। तो ये सारे काम अगर हो रहे हैं तो ये मिशन और विशन के तहत हो रहे हैं, और दूसरे लोग एम्बिशन फॉर पोजीशन के चक्कर में, कभी नीतीश जी है, कभी केसीआर जी है, कभी अरविंद जी है, ये निकल पड़े। तो भैया मतलब मेरा पूछना ये था सर कि जैसे
जो विपक्ष एक टाइम पे 2014 से पहले खासकर कि एक दूसरे को दिन रात गालियां देता था, एकदम से ऐसा क्या हुआ पिछले 5-6 सालों में कि एकदम ही मंच पर एक साथ आने लगे, खड़े होने लगे? क्या मोदी जी इतना गलत हो गए हैं कि सबको साथ में आना पड़ रहा है? क्या मोदी जी मतलब क्या मोदी जी इतना अच्छा कर रहे हैं कि सबको साथ में आना पड़ रहा है? मतलब बस कोई आइडियोलॉजी बची ही नहीं है किसी की भी, मतलब चाहे कांग्रेस हो किसी के, सबको साथ आना क्यों पड़ रहा है? क्या मोदी जी? इसको मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार का भाईचारा। ये भ्रष्टाचार का भाईचारा इसलिए अरविंद को लगे लालू सहारा और राहुल भी लगे प्यारा प्यारा। ये भ्रष्टाचार का भाईचारा है। देखिए, इस भ्रष्टाचार के भाईचारे ने अरविंद जी का ऐसा सियासी धर्मांतरण करवाया है कि जो अन्ना अन्ना के नाम पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन में जिन्होंने जन्म लिया, आज वो लालू लालू करते हुए इंडिया अगेंस्ट करप्शन से हटकर जस्टिफिकेशन ऑफ करप्शन पे आ चुके हैं। तो ये भ्रष्टाचार का भाईचारा है। इसीलिए देखिए, जो भ्रष्टाचार करता है वो उस भ्रष्टाचार के बचाव में या भ्रष्टाचार के खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो वो सारे लोग जो एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, आज तक गालियां देते आए हैं, एक दूसरे को भ्रष्टाचारी कहते आए हैं, वो सारे मिल गए हैं। क्योंकि एक तरफ आज देख रहे हैं कि किस प्रकार से इस सरकार में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगता और जो भ्रष्टाचारी है वो बचता नहीं है। तो इसीलिए ये सारे भ्रष्टाचारी एक हो चुके हैं। अब देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री को ये पानी पी पी कर हेमंत सोरेन को और उसके परिवार को गालियां देते थे। कल केजरीवाल जी वहाँ पहुँच गए। उससे पहले वो डीएमके स्टैलिन के पास पहुँचे, जिनको भी वो भ्रष्टाचारी कहते थे। राहुल जी और खड़गे जी के सामने भी कटोरा लेकर चले गए और लालू जी के तो गले ही मिले हैं। वही लालू जी के बारे में उन्होंने क्या क्या ट्वीट किया हुआ था, ये अभी भी सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध है। मतलब चोर चोर मोसेरे भाई। मैंने इसको कहा है अली बाबा और 40 चोर। अब इसमें अली बाबा बनने की सबको होड़ मची हुई है कि मैं अली बाबा हूँ। नहीं नहीं, मैं अली बाबा हूँ, पर यह कंफर्म्ड है कि 40 चोर की एक ये संगति है इनकी। अगर हम 2024 को महाभारत माने तो आपके हिसाब से दुर्योधन और दुशासन कौन है? ये काफी ये वाला सवाल बहुत सही वाला है। कैसे बताइए? देखिए, मैं इसका चुनाव और चयन जनता पे छोड़ देता हूँ, पर कृष्ण और अर्जुन कौन है वो मुझे लगता है सर्वविदित है। वो तो सब सारी जनता को ही पता है एकदम। तो एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, है ना, जिसमें आपको क्या है कुछ वन वर्ड आंसर भी दे सकते हैं या वन लाइन? अपोजिशन लीडर्स हैं। ये करण जौहर के रैपिड फायर में तो कॉफ़ी हैम्पर मिलता है, आपके रैपिड फायर में क्या मिलेगा? अच्छा चलिए, एक सेकंड चाय पर 24 की चर्चा हो सकती है इसके बाद, बिल्कुल। चलिए बढ़िया, शुरू कीजिए। तो रैपिड फायर है जी, जय गणेश। तो पहला है नीतीश कुमार। पलटू। दूसरा अरविंद केजरीवाल। यू टर्न की महारत रखने वाले सियासी धर्मांतरण के सबसे बड़े नमूने। 8 लाख के पर्दे हैं उनके यहाँ पे। ममता बनर्जी। माइक लाना पड़ेगा आपके पास। मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल उस शब्द को कहते हैं कि जैसे मर्क्यूरी लेवल होता है, और मर्क्यूरी थर्मोमीटर में इसलिए डालते हैं क्योंकि तापमान में थोड़ा सा भी उछाल गिरावट होता है तो मर्क्यूरी ऊपर नीचे चलता है। तो मर्क्यूरियल उस मर्क्यूरी के स्वभाव से आता है। अब उससे आप समझ ही गए होंगे। तेजस्वी यादव। नाम किस प्रकार से आदमी को जचता नहीं हुआ, इसका सबसे बड़ा नमूना। क्योंकि तेजस्वी नाम जिसमें तेज हो, जिसमें ओजस्वी व्यक्तित्व हो, जिसमें ऐसी सक्षमता हो, तो अगर कोई ऐसा उदाहरण देना हो जहाँ पर पर्सनैलिटी नाम को सूट ना करे, तो मुझे लगता है तेजस्वी यादव वो उसके नमूने होंगे। अगला सवाल आने से पहले मैं ये कहूँगा कि आप के डोले काफ़ी मतलब बढ़िया से लग रहे हैं। आप कितना जिम करते हैं, मतलब दिन में कितना? साइज भी काफ़ी बड़ा सा। देखिए, एक समय था जब हम कॉलेज में थे, तब तो मैं 2-2 घंटे लगाता था उसमें, और तब कई लोग कहते भी थे प्रोफेशनल करने के लिए बॉडी बिल्डिंग, पर मैंने अभी किया नहीं। तब तो 18 इंचेस थे, आज पता नहीं 16.5 होंगे, नहीं पता नहीं, अब आप देख लो। मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ तो मेरे यहाँ पे जो कॉलेज में ज़्यादा करूंगा तो फट जाएगा। जो बच्चे होंगे उनका तो ड्रीम होगा ये, क्यों भैया? मतलब क्या ऐसा? ये हमारा भी था, हमने ज्वाइन करके छोड़ दिया। भाई हमने ज्वाइन कर लिया। तो ऐसा है कि वैसे हाथ को मजबूत करने की ज़रूरत किसी और की है, पर बाजू हमारे मजबूत हैं। अब तो
खिलाएंगे कमल और ठीक है। अगला मेरा फेवरेट है लालू यादव जी। देखिए, गौ माता का चारा भी अगर कोई चोरी करता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए तो चारा चोर, ये कोर्ट ने स्थापित किया है। तो कोर्ट ने जो शब्दावली स्थापित की है मैं उसी के साथ चलूँगा। पर आजकल क्या है कि चारा चोर में भी मुझे लगता है उनको कोई सहारा मान रहा है तो अरविंद केजरीवाल मान रहे हैं। पढ़ते हैं ना 8 लाख के। अगला प्रियंका गांधी जी, जिनके बाल उनके दादी जैसे हैं। इनके लिए एक मुहावरा ध्यान में आता है, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। जब तक ये मुट्ठी बंद थी तब तो लोगों को लगता था लाख की है, क्योंकि लोग कहते थे नाक इंदिरा वाली, बाल इंदिरा वाले, चेहरा इंदिरा वाला। जब खुल गई मुट्ठी तो यूपी में तो आपने देखा ही है क्या हुआ है। अब तो लोकसभा वगैरह तो छोड़ दो, अमेठी की तो लोकसभा भी हार गए, अब तो एक ही लोकसभा है। वहाँ पर नाली नाला साफ करने के लायक भी कांग्रेस को नहीं समझ रहे हैं। राहुल गांधी। डिस्क्वालीफाइड। आपका सवाल नहीं, सवाल क्वालिफाइड है, व्यक्ति देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन तो उनकी बहुत देर से हुई लोकसभा से, पर जिसको देश की जनता ने डिस्क्वालीफाई बहुत पहले कर दिया है, ऐसे व्यक्ति के लिए और उन्होंने अपने बायो में भी तो डिस्क्वालीफाइड लगाया ही है। ये एक ऐसा नमूना है या स्पेसिमेन है जिसने अपनी व्याख्या सही की है बायोडेटा में, ट्विटर पे। डिस्क्वालीफाइड ही है ये व्यक्ति। भारत जोड़ा है लेकिन उन्होंने भारत देखो, ऐसा है कि भारत कितना जोड़ा है वो तो मुझे नहीं पता, पर क्योंकि आपने अब उसमें तार छेड़ी है तो उसका जवाब भी लीजिए। भारत तो जोड़ने का काम सरदार पटेल ने बहुत वर्षों पहले किया है। आप सचिन और गहलोत जोड़ो, आप डीके और सिद्धरमैया जोड़ो, आप बाघेल और देव सिंह जोड़ो, आप कमलनाथ और दिग्विजय जोड़ो, आप महाराष्ट्र में पटोले और थोरात जोड़ो, आप कांग्रेस जो टुकड़े टुकड़े में हैं, जो टूटी फूटी है, उसको जोड़ो। कांग्रेस जोड़ो यात्रा करना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे। इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि कैसे बाबा साहेब का हिंदुत्व का शेर आज उद्धव की सेकुलर भीगी बिल्ली बन चुका है। ये तब महसूस होता है जब वीर सावरकर जी के विषय में अपशब्द बोले जाते हैं, और जो एक समय पर उद्धव जी कहते थे कि मैं उनको चप्पल से मारूंगा, वो आजकल उनकी पार्टी के नेता, संजय राउत जैसे नेता, उनके राजनीतिक चप्पल या राजनीतिक उनकी पादुकाएं उठाने में लगे हुए हैं। तो बाबा साहेब ठाकरे जी को कितना दर्द होता होगा उनकी आत्मा को। ये एक मैं कह सकता हूँ कि अपनी विरासत के साथ सबसे बड़ा अन्याय अगर कोई कर रहा है तो मुझे लगता है वो कर रहे हैं। जैसे चुनाव आने वाले हैं मध्य प्रदेश में, तो आप समझ गए होंगे मैं किसका नाम लेने वाला हूँ। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, दोनों का बता दीजिए। देखिए, इनके तो नाम में ही कमल है। तो इनके सार्थक प्रयासों से, इनकी मिलीभगत प्रयासों से कमल ही खिलेगा मध्य प्रदेश में। दिग्विजय सिंह राजा आदमी है। भगवान उनको केवल इतनी सद्बुद्धि दे दे कि भारत की सेना से सबूत न मांगे। अशोक गहलोत और भूपेश बघेल, लास्ट के दो। अशोक गहलोत के बारे में तो व्याख्या मुझे लगता है कि एक पायलट नाम के व्यक्ति हैं, उनसे करवानी चाहिए। अशोक गहलोत की अच्छी व्याख्या, सही व्याख्या और बिल्कुल सटीक व्याख्या सचिन पायलट के द्वारा होगी, कोई नहीं कर पाएगा। भूपेश बघेल जी को तो मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से आज वो राम राम कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं ना 9 साल में कुछ नहीं हुआ, 9 साल में कुछ नहीं हुआ। मैं तो कहता हूँ कि जिस पार्टी ने एक समय पर श्री राम के अस्तित्व को नकारने वाला हलफनामा दिया था और जो रोम रोम करते थे, आज वो राम राम करने पर उतर आए हैं, तो इससे बड़ा प्रमाण कि कितना कुछ बदला है इस देश में मिल ही नहीं सकता। अरे भाई, अयोध्या, काशी, महाकाल छोड़िए, यहाँ पर तो सांस्कृतिक पुनर्जीवन अगर कांग्रेसों में भी हो रहा है तो मोदी जी की कम से कम ये तो उपलब्धि है कि रोम से राम पे आ गए। 9 साल बेमिसाल। भैया, एक हम दोनों का सवाल है, पर्सनल सा है। आप शादी कब कर रहे हैं? हमारा नहीं, कई और चाहने वाले हम दोनों ने अभी कहा कि कब शादी करें।
देखिए, मुझे लगता है कि ये जो मामले होते हैं ये ऐसे होते हैं जिसमें कि कब नहीं होता है, ये सही इंसान के साथ किया जाता है, कोई वक्त के हिसाब से नहीं, इंसान के हिसाब से किया जाता है। तो अगर कोई इंसान होगा तब करेंगे, पर अभी तो मुझे लगता है कि हमारी पार्टी का जो लक्ष्य है और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेरा जो कमिटमेंट है वो पार्टी की तरफ संपूर्ण है। 24/7/365 है। तो इस स्थिति में मुझे लगता है कि मेरे लिए केवल एक ही एक लक्ष्य है। मैं कहता हूँ आई एम मैरिड टू माई पार्टी। तो मैं अपनी पार्टी और विचारधारा से मेरा ऐसा में संबंध जुड़ चुका है, तो मुझे लगता है कि अब और इस मार्ग पर चलते हुए मुझे लगता है और किसी चीज़ के लिए अभी समय देना मुमकिन नहीं है, नामुमकिन ही है। तो मुझे लगता है कि पहले हम लोग देश और पार्टी के लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे, व्यक्तिगत ज़िंदगी के लिए बाद में अवसर मिलेगा। बहुत बढ़िया बात बोली आपने। एक आखिरी सवाल, 2024 के बाद मोदी जी का चेहरा है 24 में तो, लेकिन 2024 के बाद कौन, 2029 में कौन भाजपा का चेहरा रहेगा? कम से कम आपकी बातों से ये स्पष्ट हो गया कि 2029 में भी हमारी ही सरकार। अरे बिल्कुल बिल्कुल। तो बस मुझे लगता है कि देखिए, ऐसा है कि 2010 में अगर आपने पूछा होता तो किसी को पता नहीं था मोदी जी का चेहरा होगा, 11 में भी नहीं पता था, 12 में भी नहीं पता था, 13 की सितंबर में जब उनको घोषित किया गया तब उनको पता चला, सबको देश को पता चला। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारी पार्टी और हमारी पार्टी का जो एक मार्ग है देश के लिए, वो लोग एंडोर्स करते हैं। चेहरे तो कई सारे हमारे देश में और हमारी पार्टी में काबिल है, तो कोई ना कोई तो रहेगा ही। पर मुझे लगता है अभी तो कोई वैकेंसी नहीं है, पर 29 में हम ही आने वाले हैं। अब महज ये तय करना है कि कौन वो कार्यकर्ता होगा जो और भी मोदी जी के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेगा। वो तो वक्त आने पर कार्यकर्ता तय हो जाएगा। मतलब कमल खिलेगा 2024। आपके के सवाल से स्पष्ट है जी। हाँ, बिल्कुल। मतलब ठीक है, खिल जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद।